हम सबके गुरु महागुरु के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर, ये मेरे लिए ईश्वर के समान है। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हाँ आज मैं कहता हूँ कि मैंने भगवान को देखा है यहाँ जो इस पंक्ति में बीच में है। ये भगवान मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, मतलब इतनी खराब है कि शायद यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी ऐसी स्थिति हो। खेत वगैरह कुछ था नहीं, पिता मजदूर थे और 2013 में वो भी एक्सपायर हुआ एक एक्सीडेंट। अब सोचिए 2017 में जब मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो शाम को मैंने एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार देखा कि एफडीएम कोड कराएंगे गरीब बच्चों को पीसीएस की तैयारी। शाम के 3 बज रहे थे, मैं तुरंत जो है पैदल ही, क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं होते थे उस समय इतने कि मैं ट्रेवल कर सकूं टेम्पो से भी, आप समझ सकते। तो मैं गया, मैं हाथ जोड़ के सर के सामने खड़ा हुआ कि सर आज आप बुक्स ही कह रहे थे, मेरे पास तो बुक्स ही नहीं एकदम। तो सर ने कहा बुक्स में क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? क्योंकि पिताजी है नहीं सर, पिताजी एक्सपायर हो गए। नमस्कार, मैं अनिल वर्मा, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हालचाल यूपी। साथियों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ISPC बनना चाहते हैं, या आपका कोई बेटा बेटी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं दावा करता हूं वीडियो देखने के बाद आपके लाडले का और आपका जीवन बदल जाएगा। दरअसल मैं इस वीडियो में एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं आपसे जो घोर अभाव में रहते हुए, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, वह कैसे संघर्ष करते हुए एक मुकाम हासिल किए और पीसीएस 2021 की परीक्षा में सफल हुए और आपका चयन जो है डीएसपी पद पर हो जाता है। आपका नाम है कपूर कुमार, आपको प्यार से मोहन कपूर भी पुकारा जाता है। आपका संबोधन होता है जनपद महाराजगंज के जेएनएस पीजी कॉलेज में। आपका स्पीच होता है छात्रों के बीच में जो तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कपूर कुमार जी क्या बताते हैं अपने जीवन के बारे में, कैसे वो मुकाम हासिल किए जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी है। एक संघर्षों की कहानी उन्हीं से हम देखते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। हम सबके गुरु महागुरु के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर, ये मेरे लिए ईश्वर के समान है। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हाँ आज मैं कहता हूँ कि मैंने भगवान को देखा है यहाँ जो इस पंक्ति में बीच में है। ये भगवान दोस्तों, मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में पर्याप्त रूप से संसाधन है? क्या दिल्ली या इलाहाबाद जाके कोचिंग कर सकते हैं? कितने ऐसे लोग ऐसे, मतलब हाई क्लास की जो कोचिंग है उसको कर सकते हैं, एकदम ना एलिट क्लास, 4-5 लाख रुपए की फीस इतनी ही चल रही है, इससे कम नहीं है। आप सोचेंगे लाख-50,000 में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 30-40 हजार रुपए महीने का खर्चा हो जाता है लोगों का दिल्ली में रहने का। इस तरह की चीजें होंगी। तो आप कितने ऐसे लोग हैं? सच बताऊं तो यही आपकी प्रगति की चाबी। आपके पास में संसाधनों का अभाव भी आपको बेहतर बना सकता है। मैं आज यहाँ इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास में संसाधन नहीं, खोने के लिए कुछ भी नहीं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके इंटर में लगभग मार्क्स 50% रहे हैं? लगभग 50% के करीब रहे हैं। संकोच मत करिए, बताइए। तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, मेरे तो नहीं है, और ये 2015 में है। 2015 का मतलब समझ रहे हैं आप? समझ गए होंगे। 2015 में 30 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते थे, यानी 30% मिल ही जाते थे। आपको सिर्फ कितना लाने थे?
तो उस समय मेरे 50% मार्क्स थे। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छी जगह आया हूँ। थोड़ा सा समय लूंगा, आपको चीजें थोड़ा सा पीछे से बताऊंगा। मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, मतलब इतनी खराब है कि शायद यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी ऐसी स्थिति हो। खेत वगैरह कुछ था नहीं, पिता मजदूर थे और 2013 में वो भी एक्सपायर हुआ एक एक्सीडेंट। अब सोचिए कि एक परिवार में जिसमें 5 बच्चे हैं और सिर्फ मां, और वो भी कोई कौशल उनके पास में ऐसा ना हो जिससे वो आय अर्जित कर सकें। मान लीजिए पढ़ी लिखी नहीं है कि कहीं कहीं पढ़ा सकें या कुछ और कर सकें, तो ऐसी कंडीशन में उस परिवार के बड़े बच्चे की स्थिति कैसी होगी, कैसी होगी? बहुत ही आपदाग्रस्त होगी। और मैं वही बड़ा बच्चा था, सबसे बड़ा। और 2013 में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए, तब मैंने जो सबसे छूटा हुआ काम था, लगभग 7 साल पहले मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था, वही काम शुरू किया। मैं जानता था कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए बड़ा सोचना भी होगा। हाई स्कूल किया 2013 में और 15 में मैंने इंटर किया। 7 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में तो मेरे इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स रहे थे। कितने तक थे? 52% थे, 52% थे। शायद आप में से जिसमें भी 2015 के करीब इंटर वगैरह किया होगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके 50% से कम मार्क्स, एक भी नहीं होगा, सिंगल कैंडिडेट किया होगा। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन, जैसे हम सामान्य लोग कहां से करते हैं? किसी सस्ते अच्छे स्कूल से। कहां हमारे लिए IIT है और कहां है हमारे लिए ऐसे स्कूलों का दरवाजा जहां पर फीस कितनी होती है? 10 लाख रुपए फीस होती है। आप कोई अच्छा अगर कोर्स करते हैं तो उसकी फीस लाखों में होती है। और मेरे लिए तो यहाँ रोटी खाने के लिए समस्या थी, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं हूं। लेकिन 2016 में SDM कोल के रूप में तैनात हुए सर। मैंने सुना इनके बारे में, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि सिविल सेवा में जाना है, नहीं जाना। मैं पढ़ रहा था कि चलो पढ़ते हैं, लेकिन सिविल सेवा क्या होती है, क्या इसका पैटर्न होता है, क्या इसको करने का तरीका है, कैसे क्वालिफाई होता है, तो वही सवाल मेरे मन में भी होते थे जो आपके मन में है। कौन से सवाल? बहुत पढ़ना, हमारे बस की तो बात है ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे यार। ये तो वो लोग करते हैं जो किसी जज का कोई बेटा होगा, कोई बड़ा डॉक्टर होगा, कोई बड़ा IAS अधिकारी होगा, उनके बच्चे वही कर सकते हैं। तो मेरे मन में वही था। लेकिन 2017 में जब मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था, तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो शाम को मैंने एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार देखा कि SDM कोल कराएंगे गरीब बच्चों को BCS की तैयारी। शाम के 3 बज रहे थे। मैं तुरंत जो है पैदल ही, क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं होते थे उस समय इतने कि मैं ट्रेवल कर सकूं टेम्पो से भी। आप समझ सकते हैं, टेम्पो से भी। तो मैं सर के पास गया, वहां अपना नाम लिखवाया और फिर उसके बाद में एक टेस्ट हुआ जिसमें मुझे इतने मार्क्स मिल गए कि मैं उस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाया। 2 दिन क्लास की, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। लेकिन सर ने कहा कि भाई जिनके पास में किताबें नहीं है, अब वो नहीं आएंगे। तो मेरे पास तो नहीं, एटलीस्ट हथियार नहीं होंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? किसी जंग में जब जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? और हमारा क्या है? बुक्स, पेन, पेपर, यही तो हथियार है। और ये थे ही नहीं। मैं सर के ऑफिस में गया, 2 घंटे तक बाहर खड़ा वेट करता रहा कि मिल लूं। आपका सौभाग्य है कि सर यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। वरना आप जानते हो कि अगर किसी अधिकारी के ऑफिस में जाना हो तो कितनी चप्पलें खींचनी पड़ती। तो वही डर था। तो सर ने कहा कि ये बाहर बच्चे हैं, उन्हें भेजो। तो मैं गया, मैं हाथ जोड़ के सर के सामने खड़ा हुआ कि सर आज आप बुक्स ही कह रहे थे, मेरे पास तो बुक्स ही नहीं। एकदम
तो सर ने हमारे बुक्स में क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? क्योंकि पिताजी है नहीं सर, पिताजी एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए, पढ़ोगे कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ूंगा। तो सर ने कहा कि ठीक है, और भैया हमारे आदरणीय रिंकू सर, इनसे कहा कि बच्चे को किताब रखो। मैं सर बात में गया, इन्होंने मुझे कहा कि मोहन जो भी किताबें चाहिए ले लो। सर ने मुझसे बोल रखा है ले लो। पूरा इतना गट्ठा और वही किताब है, ज्यादा नहीं है। एक हिस्ट्री की, एक पॉलिटी की, एक इकोनॉमी की, एक एनवायरमेंट की और एनसीईआरटी। आपको दुनिया में बताएंगे कि इतना पढ़ना पड़ता है, किताबें भरी रहती हैं, कुछ हर एक सब्जेक्ट की एक किताब और उसकी एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में चीजें समझ आती हैं। मैं आपको बता दूं, ना तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और ना ही मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। रीजन, मैंने स्कूलिंग कभी की ही नहीं। मैंने कहा ना 6-7 क्लास से मैंने पढ़ाई छोड़ी। तो स्कूलिंग न करने का क्या नतीजा होता है? आपकी मात्रात्मक गलतियां बहुत अधिक हो जाती है। ना तो हिंदी इतनी अच्छी हुई कि एक व्याकरण को मैं कभी शुद्ध नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया, और ना ही कभी इंग्लिश इतनी अच्छी हुई कि मैं उससे बोल पाया। लेकिन हाँ पढ़ना था, क्योंकि सबसे क्या है, वादा किया था और सर ने मेरे ऊपर भरोसा किया था। तो पढ़ा, एनसीईआरटी को पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर हुई, बेसिक चीजें समझ आ गई कि भाई कौन सा देश कहाँ है, किसकी राजधानी कहाँ है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, ये चीजें पढ़ी। उसके बाद में फिर बुक्स क्या होता है कि जो एनसीईआरटी होती है उनका ही एक प्रेजेंटेशन एक अलग अप्रोच के साथ होता है। एनसीईआरटी आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देती है, लेकिन बुक्स में आपको फैक्चुअल, कंसेप्चुअल दोनों प्रकार की नॉलेज मिलती है और एक किसी विशेष पॉइंट पे आपको फोकस मिल जाती है। जैसे हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाता है। कोई घटना अगर थोड़ा महत्वहीन रही हो तो उसको संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है। तो बुक्स का काम ये होता है। बुक्स पढ़ने के बाद में सर ने कहा कि अब उनके टेस्ट सीरीज शुरू होंगे, तो क्लास चलती रही, अब टेस्ट सीरीज शुरू हुई। 2018 आ गया, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मई में, और मई में ही नोटिफिकेशन निकला यूपीपीसीएस का। टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी, बुक्स। तो सर ने मुझसे एक बात कही थी कि मोहन अपना दिमाग मत लगाना। क्या है कि जो हम जैसे लोग होते हैं ना, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहक जाते हैं, पता नहीं क्या करना होता है, अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। उनका अपना दिमाग मत लगाना, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना एनसीईआरटी पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है और टेस्ट पेपर करना है। कुछ भी बात से नहीं करना है, जितना मैं बताऊंगा उससे ज्यादा एक पेज नहीं पढ़ना है। 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पहला प्री दिया, पहला ही क्वालिफाई हुआ, पहला मेंस दिया, पहला ही क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू दिया। आप सोच के देखिएगा कि एक साल में 2017 में जो बच्चा टीसीएस का पी भी नहीं जानता था, यूपीएससी का यू भी नहीं जानता था, वो इंटरव्यू तक पहुंच गया और फाइनली 1 नंबर से मैं रह गया। मेरे लिए बैड लक तो था, लेकिन ये मेरे साहस दे देना था। जहां से निकल के आया था, जिस चीज से निकल के आया था, उसने मुझे भी कॉन्फिडेंस दिया, मेरे परिवार को भी कॉन्फिडेंस दिया। हम 40 लोग जो मेंस लिखे थे सर के सानिध्य में रहते, उनमें से 20 फाइनली सिलेक्ट हुए। और उस समय गोपाल शर्मा जो हिंदी से टॉपर थे, हमारे ही दोस्त और सर के ही शिष्य, 20 लोग फाइनली सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद में सर का ट्रांसफर हो गया, पहले नजीबाबाद हुआ और फिर उसके बाद में सहारनपुर। एग्जाम से पहले ही हो गया था, प्री एग्जाम से पहले ही हो गया था। और उसके बाद में आदरणीय राजदीप सर मेरे पिता तो नहीं, हमेशा कहता हूँ जब भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती, और बड़े भाई की तरह इन्होंने इतना सपोर्ट किया बच्चों को कि, और पंकज सर का आशीर्वाद।
हम लगे रहे। 2019 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया क्योंकि मैंने कहा ना, मैं विद्यार्थी स्कूल का नहीं, न तो मुझे हिंदी अच्छी तरह से आती थी और ना इंग्लिश अच्छी तरह से आती थी। तो प्रीलिम्स मेरे लिए बड़ा हड़प नहीं हुआ, 20 में हुआ लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। और 22 की रैंक के साथ मुझे डीएसपी का पद मिला। तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसका ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे लोग लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस कंडीशन में है, कोई भी एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरी कंडीशन में हो। और जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर समर्पण का भाव है तो रास्ते भी बन जाएंगे और आप मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। लेकिन जैसा कि आदरणीय गुरुजी ने कहा कि समर्पण और इच्छा शक्ति, धैर्य, ये चीजें आपको बेहतर बना देंगी, बहुत बेहतर बना देंगी। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि आप आदरणीय पंकज सर के द्वारा पढ़ रहे हो, उनसे पढ़ रहे हो। हमारे यहाँ आकर देखो, सर की एक झलक पाने के लिए भीड़ लग जाती है, बस देख जाना, क्योंकि सर का इस तरह का आशीर्वाद रहा है कि कोई उनको अगर 5 मिनट देख भर लेना तो उससे वो मोटिवेशन मिलता है जो आपको सफलता दिला के मिलता है। सिर्फ 5 मिनट देख ले, 5 मिनट देख ले, इस तरह का होगा। तो ये मेरी जर्नी होगी। स्टडी की अगर बात करूं तो जैसे मैंने कहा, एनसीईआरटी जो सबने बताई है, आपको यहाँ बताई गई। एनसीईआरटी हिंदी में लिखी होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, सामान्य रूप से पढ़नी होती है। और आप में से सभी लोग कम से कम ग्रेजुएशन करके आए हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई भाषा तो पढ़ लेते हैं ना, बस हिंदी में पढ़नी है या इंग्लिश में पढ़नी है, एनसीईआरटी लेनी है। उसके बाद में उसी सब्जेक्ट की टेस्ट टू ले लेनी है। टेस्ट टू आपको बता दी जाती है कि भाई हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम लेनी है, ठीक है, पॉलिटी में एप्लीकेशन पे लेनी है, ठीक है। तो उस तरह से इन्वायरमेंट में परीक्षा वाणी लेनी है या शंकर आईएएस की पूरे लेनी है। उस तरह से आपको वो बता दी जाती है, फिर उनको पढ़ना है और टेस्ट पेपर। सबसे जरूरी क्या है? टेस्ट पेपर, जो कहां से बनेंगे? पूर्वावलोकन से। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सबसे बेजोड़ वो है पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन घटना चक्र का पब्लिकेशन होता है जिसमें यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी आयोग के द्वारा पूछे गए पीसीएस में सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं वो देते हैं। आप उनको अगर बुक्स पढ़ने के बाद में एक बार देख लेते तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और इसके अलावा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। मेंस आपका रिटर्न होता है, लिखना होता है। तो जिस तरह से हमने बताया कि हाई स्कूल में, ग्रेजुएशन में हम अपना आंसर लिखते हैं, ठीक उसी तरह से हमको यहाँ लिखना होता है, लेकिन समर्पण भाव से। किस भाव से? समर्पण भाव से। 4 दिन में 8 पेपर देने होते हैं, एक दिन में 2 पेपर। और एक पेपर कितने टाइम का होता है? 3 घंटे। और 3 घंटे में क्वेश्चन कितने होते हैं? 20। और कॉपी कितने पेज की होती है? कभी कभी 50 और कभी कभी 72 पेज की कॉपी होती है। तो आपके अंदर वो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उन 72 पेजों को ऐसे नहीं, डायग्राम, मैप, चार्ट सब कुछ बना के रकाई पुताई करके इतना शानदार लेके आओ कि एग्जामिनर झुक जाए, भाई इसे नंबर देना है। आप बताइए, इसमें कहीं बात आई पैसे वाले की? कहीं कोई और ऐसी चीज आई जो आप नहीं कर सकते? अगर आपको सिर्फ गाइडेंस मार्क मिल जाए और ये तीनों पार्ट आप धीरे धीरे करते चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उन कुर्सियों पर बैठा हूँ और लंबे समय तक बैठा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये पूरी दृढ़ता के साथ मैं कह सकता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल नहीं है।
मुश्किल सिर्फ पहला कदम उठाने में होती है। जब हम पहला कदम रखते हैं, शुरुआत करने में होती है। आप में से हर एक बच्चा इस एग्जाम को निकाल सकता है और अपने आप को सिविल सेवा के उस पद पर ले जा सकता है जहां से आप सब कुछ अर्जित कर सकते हो। आपको नहीं पता, मेरी फैमिली के अंदर पिछले 4 साल में कोई चेंज नहीं, लेकिन जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन से मुझे इस तरह का स्वागत मिल रहा है जैसे कोई विधायक हो या सांसद हो गया। और वो तो सिर्फ 5 साल बैठे हैं, पूरा जीवन मुझे इस तरह से। तो ये जो असफलता का स्वाद है मामूली नहीं, और जब सफलता का स्वाद मामूली नहीं है तो इसके लिए परिश्रम भी मामूली नहीं होना चाहिए। और एक ही चीज तो है हम लोगों के पास है, मेहनत ही है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं है ना। क्या करेंगे और कुछ और है करने के लिए? नहीं है। तो मेहनत की है तो मेहनत क्यों ना सही दिशा में की जाए, सही दिशा में की जाए। और सही दिशा कौन सी है? जो हमें हमारे गुरु बताएं, जो ऐसे व्यक्ति बताएं जो खुद उस परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं और लगभग 200 से अधिक सिलेक्शन करवा चुके हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि ऐसा व्यक्ति वहां पढ़ाते हैं, आनंद कुमार हुए, वो हुए। साक्षात देखो, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये ईश्वर है। इन्होंने जो कहा है बस उसे अगर फॉलो आपने अच्छे से कर दिया तो फिर। और मैं अकेला नहीं, इस साल 12 जरूर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन कुल सिलेक्शन हमारे यहाँ से 280 के करीब हो चुके हैं। अब आप सोचो 280 एक छोटे से संस्थान से निकल जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हर बच्चा जो मेहनत कर सकता है वो सफल हो सकता है। आपकी तो संख्या भी नहीं है उतनी जितने सिलेक्शन हमारे यहाँ से होते हैं, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जुटे रहिए, लगे रहिए, मार्गदर्शन के साथ में इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। आप में वो सभी क्षमताएं हैं जो एक सिविल सेवक अधिकारी में होती है। आप में वो सभी काबिलियत है, बस उनको परखने की जरूरत है। और परख कैसी होनी चाहिए? गुरु एवं आदर्शों के सानिध्य में रहकर होनी चाहिए, तभी आप कामयाब होंगे। कोई जरूरत नहीं है कहीं महंगी कोचिंग लेने की। मैंने कभी किसी कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ा। इवन आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, मैं कोई वीडियो पूरा नहीं देख पाया क्योंकि मुझे लगा इनसे ज्यादा मैं जानता हूँ। जो चीजें आप बुक से समझ सकते हैं, जो आपको टीचर समझा सकता है, जो आपको शिक्षक समझा सकता है, वो आपको यूट्यूब नहीं समझा सकता। तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, क्योंकि यही हमारा अंतिम हथियार है और यही हमें सफलता की ओर ले जाएगा। मैं आपको ये सच में आज यहाँ खड़े होकर बता सकता हूँ कि आपको इतना सम्मान मिलेगा, इतना सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते थे। एक लग्जरी लाइफ, गाड़ी, बंगला, सब कुछ जो आप चाहते थे। तो